चलो तो इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आधारित है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पे ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। बेहद सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। पढ़ते क्या कहता है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। सर्विस डिपार्टमेंट के आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो देखो दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक उसने बोल रखा है बॉयलर हाउस, एक बोल रखा है पंप रूम। भाई मेरे से मत पूछना कि बॉयलर हाउस क्या होता है सर, पंप रूम क्या होता है, मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है। और मुझे मतलब भी नहीं, ठीक है। हमारा ये काम थोड़ी ना, हमें नहीं मतलब बॉयलर हाउस में क्या होता है, पंप रूम में क्या होता है। हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट है भाई इस वक्त, हमको तो बस कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करनी है, हमको वो पता है, ठीक है। होता होगा कुछ, ठीक है। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट है बॉयलर हाउस, एक सर्विस डिपार्टमेंट है पंप रूम, ठीक है। दोनों के आपको खर्चे बता रखे हैं। बॉयलर हाउस का खर्चा है 3 लाख, पंप रूम का खर्चा है 60,000 और टोटल हो गया 3,60,000, ठीक है जी। द एलोकेशन बेसिस, अब देखो यहां पे फोकस करना, एलोकेशन बेसिस, इसी से आपको पता लगेगा कि ये आपका रेसिप्रोकल मेथड लग रहा है यहां पे, रेसिप्रोकल मेथड। तो देखो हमने क्या बोला था, रेसिप्रोकल मेथड कब लगता है, जब दोनों भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो तो हमारा रेसिप्रोकल मेथड लगता है। यानी बॉयलर हाउस पंप रूम को भी दे रहा हो और पंप रूम बॉयलर हाउस को भी दे रहा हो। तो जब ये केस आ जाता है, जब ये सिचुएशन आ जाती है, देन वी हैव टू अप्लाई द रेसिप्रोकल मेथड्स, राइट। तो अब यहां पे देखो बॉयलर हाउस उसने बोला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता रखे उसने, देखो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी। बॉयलर हाउस का कहता है कि जो भी खर्चा है उसका 60% हमें ए में देना है, 35% हमको बी में देना है। तो ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है और साथ ही साथ 5% जो खर्चा है वो पंप रूम में देना है, ठीक है। तो यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो दे ही रहा है सर्विस, साथ ही साथ दूसरे आपके सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। और सिमिलरली पंप रूम में भी देखो, पंप रूम का 10% खर्चा ए में डालना है, 40% खर्चा बी में डालना है और साथ ही साथ 50% जो खर्चा है वो बॉयलर हाउस में डालना है। यानी जो पंप रूम एक सर्विस डिपार्टमेंट है वो बॉयलर हाउस को भी सर्विस दे रहा है। तो बॉयलर हाउस पंप रूम को भी दे रहा है, पंप रूम बॉयलर हाउस को भी दे रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, शायद यहां पे इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन पूरा लिखना ही भूल गए, तो आप चाहे तो लिख लेना कहीं पे, किताब तो आपके पास होगी नहीं, तो आप चाहे तो रजिस्टर में ही लिख देना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं लिखी उन्होंने, तो बोला क्या है जो इंफॉर्मेशन उसके बेसिस में, बस ये लिख दो, रीडिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड्स ऑफ बॉयलर हाउस एंड पंप रूम टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये उन्होंने लिखना चाहिए था, वैसे तो आइडियली भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी गलतियां हम माफ कर सकते हैं, हम थोड़ा सा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सिंपल छोटा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। आओ जी सॉल्व करते हैं इसको। चलो जी, लिख लिया क्या आपने? पहले क्वेश्चन लिख लो, अगर नहीं लिखा तो पहले नोट कर लो क्वेश्चन। चलो जी, लिख लिया, वेरी गुड, ओके। तो अब देखो आपको यहां पे पता है क्या करनी है, आपको बचपन की मैथमेटिक्स लगानी है, ठीक है। कोई हाई लेवल मैथ्स नहीं लगानी, कोई ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं करनी, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना, बच्चे वाली सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। मेरे साथ साथ लिखना भी समझना भी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो लिखो पहले, लेट टोटल ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस बी ₹X एंड टोटल ओवरहेड ऑफ पंप रूम। भाई नाम ही ऐसे ऐसे हैं, विचित्र। तो टोटल ओवरहेड ऑफ पंप रूम बी Y। तो क्या बोला हमने क्या बोला कि मान लो, अज्यूम कर लो कि बॉयलर हाउस का टोटल ओवरहेड है ₹X और टोटल ओवरहेड ऑफ पंप रूम है Y। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सर क्या मजाक कर रहे हो, एक बार क्वेश्चन तो देखो सर, क्वेश्चन में झांक के देखो तो सर, टोटल ओवरहेड्स तो दे रखे हैं, दोनों के टोटल खर्चे टोटल ओवरहेड्स तो दे रखे हैं, हमें X और Y अज्यूम क्यों करना है?
हमें एक्स और वाई अज्यूम करने की जरूरत क्या है, ये तो दे रखा है, फालतू में जबरदस्ती एक्स और वाई क्यों अज्यूम कर रहे हैं, बताओ, सोचो। क्या आप सोच सकते हो कि मुझे क्यों एक्स और वाई अज्यूम करना पड़ा, जब डायरेक्टली बॉयलर हाउस और पंप रूम का दे ही रखा है, तो मेरे को अज्यूम क्यों करना पड़ रहा है एक्स और वाई? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं क्यों। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। भाई पहले आपको पता तो हो भाई आप जो कर रहे हो कर क्यों रहे हो, वरना आप तो फिर वही बात होगी, लगेगा कि रट रहे हो बैठ के। आप खुद सोचो, लिखना मत, सिर्फ समझना। लाल पेन से समझा रहा हूं, लिखना नहीं है, समझ आ जाएगा, छोटा सा है, सिंपल लॉजिक है। एक है बॉयलर हाउस, एक है पंप रूम। बॉयलर हाउस का खर्चा है 3 लाख और पंप रूम का खर्चा कितना है, 60,000, यही दे रखा है। देखो यही दे रखा है, ठीक है, बात समझना, समझ आ जाएगा। आप खुद सोचो, हम बोल रहे हैं कि यहां पे बॉयलर हाउस जो है पंप रूम को भी सर्विस दे रहा है, इसका मतलब बॉयलर हाउस का जो खर्चा है उसका हमें कितना पंप रूम को देना है, 5%। 5% बोला है ना, तो बॉयलर हाउस का जो भी खर्चा आता है, जो भी ओवरहेड है, वो 5% हमें पंप रूम में डालना है। और सिमिलरली पंप रूम का जो भी खर्चा आता है उसका कितना परसेंट, 50%, उसका 50% हमको बॉयलर हाउस को डालना है, बॉयलर हाउस पे एलोकेट करना है। तो आप खुद समझो, एक खिचड़ी पक गई, एक विशियस सर्कल बन गया। आप बोलोगे कि भाई ऐसे मान लो, चलो ठीक है, करना नहीं है, बस समझना, मैं आपको खाली बात समझा रहा हूं। बॉयलर हाउस का खर्चा है 3 लाख रुपए, इसका 5% पंप रूम पे जाना चाहिए, इसका 5% पंप रूम पे जाना चाहिए, ठीक है, अभी करना नहीं है, ठीक है। तो 5% 3 लाख का कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000, तो इसका खर्चा 15,000 यहां से हटा के हमको पंप रूम में डालना चाहिए, 3%, सॉरी 5%, ठीक है। तो इससे मेरा पंप रूम का खर्चा 60,000 से बढ़ के 75,000 हो जाएगा। पंप रूम का खर्चा बढ़ के 15,000 से बढ़ के 75,000 हो जाएगा, 60,000 से बढ़ के 75,000 हो जाएगा। अब हमने बोला कि पंप रूम का जो 50% खर्चा है वो बॉयलर हाउस का होना चाहिए। इसका मतलब अगर अब मैं बोल रहा हूं कि पंप रूम का खर्चा 75,000 है, तो इसका 50% बॉयलर हाउस को जाना चाहिए, इसका 50% बॉयलर हाउस को जाना चाहिए। तो कितना हो गया इसका 50%, 32,500, 32,500, यानी सॉरी 37,500, 37,500, राइट। तो अब फिर देखो, फिर ये 37,500 से बॉयलर हाउस का खर्चा बढ़ गया, अब इसका फिर से 5% मुझे पंप रूम में देना चाहिए। क्या आपको कॉम्प्लिकेशन समझ आ रही है, क्या आपको कॉम्प्लिकेशन समझ आ रही है? एक खर्चा एक डिपार्टमेंट में बढ़ता है, एक जगह का खर्चा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता रहेगा, ये विशेष सर्कल हो गया। इधर का बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा, इधर का बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ गई, कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई, कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई। तो हम बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, ये 3 लाख और 60,000 तो दे रखा है, लेकिन जब एक दूसरे के सर्विस डिपार्टमेंट जब एक दूसरे के खर्चे आपस में एलोकेट करेंगे, तो इनके जो खर्चे हैं, इनके जो टोटल फाइनल ओवरहेड्स है, वो तो अल्टीमेटली बढ़ ही जाएंगे ना। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये तो आपको समझ लो कि इनिशियल उन्होंने एक खर्चा दे दिया, लेकिन जब एक दूसरे के खर्चे वो आपस में बांटते रहेंगे, तो उनका फाइनल जो खर्चा निकल के आएगा, बॉयलर हाउस का टोटल और पंप रूम का टोटल जो फाइनल खर्चा आएगा, वो तो बढ़ ही जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ के ही आएगा। यस, बढ़ जाएंगे। तो हम ये जो बढ़ के जो फाइनल खर्चा आएगा, दोनों भी सर्विस डिपार्टमेंट का जो बढ़ के फाइनल खर्चा आएगा, उसको एक्स और वाई अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि हम एक्स और वाई क्या ले रहे हैं? पहले ये बात क्लियर हो गई है ना। हम लोग फाइनल जो खर्चा आएगा, एक दूसरे के खर्चे आपस में एलोकेट करके, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई ओवरहेड तो सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट होता नहीं, ये तो आपको पता ही है। होता क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट होता है, ये तो आप समझ गए हो, राइट। तो फाइनली जब एक दूसरे के सर्विस डिपार्टमेंट के आपस में खर्चे बांट के जो फाइनल खर्चा आएगा, उसको हमने एक्स और वाई अज्यूम कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं पंप, चलो एक्स बॉयलर हाउस से स्टार्ट करते हैं। बॉयलर हाउस, अगर मैं बोल रहा हूं बॉयलर हाउस का फाइनल खर्चा, फाइनल जो ओवरहेड है वो एक्स है, तो एक्स का कितना पार्ट जाएगा पंप रूम में?
एक्स का मैं कितना पार्ट पंप रूम में लेके जाऊंगा, एक्स का जो टोटल खर्चा है उसका कितना पार्ट पंप रूम में मैं एलोकेट करूंगा, कितना करूंगा, 5% करूंगा, 5% करूंगा। तो यहां पे 0.05x बोल सकता हूं कि एक्स का 5% इसमें आ जाएगा पंप रूम में। और सिमिलरली मैं बोल रहा हूं पंप रूम का अगर टोटल ओवरहेड है y, टोटल ओवरहेड है y, फाइनल टोटल ओवरहेड y है, तो इसका कितना पोर्शन बॉयलर हाउस में चला जाएगा, कितना पोर्शन बॉयलर हाउस में चला जाएगा, 50% ऑफ y। क्या आप मेरे से एग्री कर रहे हो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आ जाओ अपने मुद्दे के काम पे आते हैं। तो अब मैं अगर बोल रहा हूं कि ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बॉयलर हाउस एक्स है, तो मेरी बात समझना, मेरी बात देखना, क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू बॉयलर हाउस का 3 लाख तो खर्चा था ही था, 3 लाख का अपना ओवरहेड तो था ही था, प्लस टोटल पंप रूम का जो ओवरहेड है उसका 5% भी इसको मिल जाएगा। यानी y अगर टोटल ओवरहेड है पंप रूम का तो उसका 5% इसको मिल जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या आप मेरे से एग्री करते हो? 50% है, 50% है ना? अच्छा, बॉयलर हाउस का 50% है, ओहो 50% है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं ऐसी इक्वेशन बना सकता हूं, मुझे फटाफट से बताओ कि अगर बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा x है तो x इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस ऑफ बॉयलर हाउस इज इक्वल टू 3 लाख तो था ही था, 3 लाख तो अपना था ही था, प्लस y यानी जो टोटल पंप रूम का खर्चा है उसका 50% या 0.5 जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो जब मैं दोनों का सम टोटल करूंगा तो वो x आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बना दूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं। बिल्कुल सेम वे में मैं बोल सकता हूं y यानी जो टोटल खर्चा ऑफ पंप रूम है इसमें 60,000 तो था ही था, इसका अपना खर्चा 60,000 तो पहले था ही था, प्लस बॉयलर हाउस का जो भी टोटल खर्चा है यानी x है, इसका 5% यानी 0.05 जो है वो यहां पे ऐड हो जाएगा, है ना? तो 60,000 का जो ओरिजिनली खर्चा था वो तो है ही, प्लस बॉयलर हाउस का जो 5% खर्चा है, इन दोनों को मैं जब जोड़ दूंगा तो वो y आ जाएगा यानी टोटल खर्चा ऑफ पंप रूम आ जाएगा। इक्वेशन बनाना समझ आ गया? पहले मुझे बताओ, इक्वेशन बनाना समझ आना चाहिए, फिर तो आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो फिर वही बचपन की मैथमेटिक्स है। इक्वेशन क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? बस अब आपको क्या करना है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अब इस मेथड में नाम क्या दिया हमने, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो हमें इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये जो y की वैल्यू है, ये आप इधर इस y में सब्सटीट्यूट कर दो, या फिर ऑल्टरनेटिवली इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है इसको आप या सेकेंड इक्वेशन में x पे रिप्लेस कर दो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, फाइनल आंसर विल बी सेम। आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ऐसी कर रहा हूं, क्या मुझे लग रहा है कि मैं पहले x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, ऐसी लग रहा है कि x y से पहले आता है तो मैं x पहले निकाल लूं। तो मैं सब लिखूंगा, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखो। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ओहो, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या नालायक बच्चे हो, बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है? मैं ऐसे अपने ऊपर बोल रहा था, ठीक है? तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 में जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो अब मैं बताओ क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 ऑफ y था। अब मैं y की जगह यहां मैंने इक्वेशन 2 में जो y की वैल्यू ले रखी है वो डाल दूंगा भाई, 60,000 प्लस 0.05x। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है क्या करा मैंने? बिल्कुल बच्चों वाली मैथ्स कर रखी है ना? तो इससे हुआ क्या, मेरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल पे आ गई, ब्रैकेट खोल लेते, ये आ जाएगा 30,000 प्लस बस ये आ रहा है आई थिंक 0.025x। तो देखो हुआ कैसे, मेरी इक्वेशन अब सिंगल वेरिएबल पे आ गई, और जैसी मेरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल पे आती है मैं अब अपनी
पूरी इक्वेशन में सॉल्व कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.025, तो यार 0.975x इज इक्वल टू 3,30,000 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3,30,000 डिवाइडेड बाय 0.975। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 0.975, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा पॉइंट्स में आ रहा है 338,462 ले लेता हूं राउंड ऑफ करके, 338,462, 338,462। अच्छा y की भी निकाल दिया आपने, चलो मैं भी निकाल लेता हूं। तो अब इसको पुटिंग लिखना कैसे एग्जाम में, ये भी तो लिखना हमें आना चाहिए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब आप इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो हमारा y भी निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 था y इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.05 x था, है ना, 0.05 x था। बस अब x की जगह हम लोग लिख देंगे 338,462। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 338,462, तो ये आ रहा है कितना 76,923.1 आ रहा है। तो मैं बस राउंड ऑफ करके 76,923 लिख देता हूं। ठीक है, राउंड ऑफ कर दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस कितना हो गया, टोटल ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस इज इक्वल टू रुपीज क्या है 338,462 एंड टोटल ओवरहेड ऑफ पंप रूम इज इक्वल टू रुपीज 76,923। ठीक, वैसे तो आपने आंसर दे दिया, मैंने देख लिया चैट पे, बट फिर भी कोई दिमाग में शंका तो नहीं रही, कोई दिमाग में शंका तो नहीं रही। और एक बार आप चाहे तो बाद में कॉन्सेप्ट में जो मैंने लिखवाया वो पढ़ लेना। अब आपको लगेगा हाँ जो हमने लिखा बिल्कुल वही काम करा, हमने वही लिखा था, चलो पढ़वा ही देते हैं, पढ़वा ही देते हैं। तो हमने देखो यही बोला था, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट की पहले कॉस्ट निकालते हैं। तो हमने यही किया, देखो हमने पहले दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल ली। यहां पे कॉस्ट का मतलब ओवरहेड ही है। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द टोटल ओवरहेड्स ऑफ बोथ द सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, और वो सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इक्वेशंस बना बना के हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हो गया। अब सवाल की मेन रिक्वायरमेंट क्या थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो बस वो काम कर लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस लिख सकते हो, कॉस्ट लिख सकते हो, ओवरहेड्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए था, तो हमारे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे बेसिकली। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, ए और बी के अपने खुद के तो ओवरहेड्स कुछ बता नहीं रखे, तो वो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें खाली रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, हमको खाली रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो पहले तो बॉयलर हाउस है ना, तो अपॉर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी लिख सकते हो ऑफ ओवरहेड्स ऑफ बॉयलर हाउस। और ये सवाल ने कैसे कैसे बता रखा है, ए और बी में 60% और 35% बटेगा। और टोटल आप निकाल चुके हो, टोटल आप निकाल चुके हो, टोटल आपने कितना निकाला था 338,462, 338,462। तो 338,462 का 60% ए को चला जाएगा, 35% बी को चला जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मेरा मन नहीं कर रहा करने का, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ए का कितना आ रहा है और बी का कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट से। चलो मैं कर ही हूं, एक बार कर लेता हूं।
ठीक है, 203077, ओके, 203077 इसका आ रहा है, और इसका बोला 118462, 118462, ठीक है। और यहां पे आप रुपीज का साइन जरूर डाल देना, क्योंकि सब कुछ हम लोग रुपीज में लिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अपोर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो ऑफ ओवरहेड ऑफ पंप रूम। पंप रूम कितना निकाला था हमने, टोटल निकाला था 76,923, 76,923, और इसको कैसे कैसे बांटना है, 10% एंड 40%, 10% एंड 40%, 10% जाएगा ए में, 40% जाएगा बी में। तो वो 10% तो मैं चलो बता देता हूं कितना आएगा, 7692, 7692, 7692, और बी का बता दो कितना आ रहा है, 30769, ठीक है, 30769, और टोटल भी करके बता दो ए और बी का, टोटल भी करके बता देना ए और बी का। टोटल कितना आ रहा है, 210,769, ठीक है, और बी का कितना आ रहा है, 149231, 149231। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या ये मेथड समझ आ गया, क्या आपको ये मेथड समझ आ गया? तो चलो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इस इलस्ट्रेशन से हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड सीख लेंगे, ठीक है। चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। सैंड्स लिमिटेड, सैंड्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक कोई कंपनी है जिसके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, इसके 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई। द फॉलोइंग इज द बजट ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है। तो आपको एक बजट दे रखा है। पहले कहता है डायरेक्ट मटेरियल 5 डिपार्टमेंट में, ए बी सी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और एक्स और वाई क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्ट मटेरियल उसने सब में दे दिए उठा के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी उठा के दे दिए और सर्विस डिपार्टमेंट में भी उठा के दे दिए। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, लॉजिकली सोच के बताना एक बार, एक बात आप एक बार एक काम करो, नेक्स्ट वाला भी पढ़ो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस उसने अगेन सारे डिपार्टमेंट में दे दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी दे दिए और सर्विस डिपार्टमेंट में दे दिए, में भी दे दिए। तो मुझे अब लॉजिकली सोच के बताना, हमने क्या क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल एक होता है, डायरेक्ट लेबर एक होता है, और बाकी सारे इनडायरेक्ट खर्चे आपके इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स कहलाते हैं, ओवरहेड्स, ठीक है। तो मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, ये जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के खर्चे हैं, ये कौन से डायरेक्ट खर्चे होंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहे, एक्चुअली जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चल रही है, या फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट में हो रहे। क्या मेरा क्वेश्चन समझ पाए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, है ना। तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई देखो, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो यहां पे आती है, ये वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के खर्चे होते हैं जो कहां हो रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। भाई एक्चुअल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कहां चल रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चल रही है, ठीक है। आइडियली अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन में टेक्निकल डिफेक्ट है। अरे कौन सा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का खर्चा आप सर्विस डिपार्टमेंट में दिखा रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आया। बट इवन अगर क्वेश्चन ने चलो दिखा भी दिया कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का कोई खर्चा है जो सर्विस डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो इवन तो लिखा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट खर्चा, ये कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में हो रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती नहीं है। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चे हो रहे हो, चाहे उस क्वेश्चन ने गलती से या जैसे भी जानबूझ के डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के नाम से भी दिखा रखा है, अल्टीमेटली वो है तो ओवरहेड जी। मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए, मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, वो तो डायरेक्ट खर्चा है।
लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का जो खर्चा है, जो सर्विस डिपार्टमेंट में हो रहा है, वो ओवरहेड है, वो कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा उसने दे रखा है फिर कुछ कॉमन खर्चे दे रखे हैं, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रीसिएशन एंड अदर ओवरहेड्स। ये कॉमन खर्चे दे रखे हैं। कॉमन दे रखे हैं कैसे पता? क्योंकि ये उसने बांट के नहीं दिए, ये दोनों तो उसने बांट के दिए थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये एलोकेटेड ओवरहेड्स है। जो हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं ना, जो एलोकेशन वाला, तो ये एलोकेटेड ओवरहेड्स है, या एलोकेटेड कॉस्ट भी कह सकते हो, और एलोकेटेड कॉस्ट है सारी। ठीक है, बट ये जो खर्चे हैं ये कॉमन वाले हैं, कॉमन एक्सपेंसेस या कॉमन कॉस्ट। ठीक है, तो यानी हमें पहले इनको क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। ये सुनो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन। ठीक है, चलो आगे, आप लोग आगे। ओके, अब किस बेसिस पे करोगे? तो फैक्ट्री रेंट आप बोल रहे हो स्क्वायर फीट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, पावर अभी के लिए छोड़ दो, डेप्रीसिएशन बताओ। डेप्रीसिएशन बताओ किस पे करना चाहिए? पावर अभी के लिए छोड़ दो, पावर पे मैं अभी बताऊंगा। डेप्रीसिएशन किस पे करना चाहिए? नहीं, मशीन आवर्स पे नहीं होगा। डेप्रीसिएशन आप किस पे निकालते हो? अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन आप किस पे निकालते हो? आप किसी रुपीस की वैल्यू पे निकालते हो कि आप घंटों पे निकालते हो? बताओ, आप किस पे कैलकुलेट करते हो डेप्रीसिएशन? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, डेप्रीसिएशन आप किस पे निकालते हो? वैल्यू पे निकालते हो। ठीक है, आप घंटों पे कभी नहीं निकालते। क्या आपने कभी जिंदगी में घंटों पे निकाला डेप्रीसिएशन? नहीं निकाला, तो ये घंटों में नहीं होगा। इवन दो उसने मशीन के आवर्स दे रखे, इसलिए आपको लगा कि मशीन आवर्स के बेसिस पे होना चाहिए। हां, आप कर सकते थे अगर उसने ये ना दिया होता। हमने देखो क्या बोला था, हमने बोला था मोस्ट लॉजिकल बेसिस पे करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं बना हुआ किसी चीज का। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमें मोस्ट लॉजिकल बेसिस ढूंढ के उस बेसिस पे एलोकेशन करनी है। अगर उसने कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट ना दी होती सपोज, तो हमें मे बी, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तो मैं मशीन आर के बेसिस पे कर देता। लेकिन क्योंकि अब यहां पे मेरे पास कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट दे रखी है, और मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम किस बेसिस पे करेंगे? ये हम लोग कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में करेंगे। हां, ठीक है। और देखो अदर ओवरहेड्स दे रखा है। अदर ओवरहेड्स क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसके लिए मैं जो आपसे कह रहा था, ये मैं मशीन आर बेसिस पे कर दूंगा। ये मैं मशीन आर बेसिस पे कर दूंगा। ठीक है, अब एक बच गया, क्या? पावर बच गया। पावर बच गया कि सर पावर किस बेसिस पे करेंगे? पावर बच गया। तो देखो, पावर बेस्ट बेसिस बताओ। पावर कंजम्पशन के ऊपर होना चाहिए कि मैं कितना पावर कंज्यूम कर रहा हूं, मेरे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में। बेस्ट बेसिस तो यही है। तो अगर मेरे पास कोई तरीका हो कि मैं कंजम्पशन निकाल सकूं, तो बेस्ट तरीका यह होगा कि मैं कंजम्पशन के बेसिस पे निकालूं। ठीक है, अगर मान लो इस सवाल के अंदर मशीन आर नहीं दिया होता, खाली हॉर्स पावर दिया होता, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स खाली दिया होता, सपोज जैसे पिछली क्लास में आई थिंक इलस्ट्रेशन 1 पे दिया था, है ना? पिछली क्लास में इलस्ट्रेशन 1 या 2 में से एक कोई क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ हॉर्स पावर दी थी, है ना? तो अगर मेरे पास खाली हॉर्स पावर होती, तो अगेन मेरे पास मोस्ट लॉजिकल बेसिस जो अवेलेबल होता वो हॉर्स पावर ऑफ मशीन होता, तो मैं पावर को उस बेसिस पे एलोकेट कर देता। बट क्योंकि अब मेरे पास यहां पे मशीन आर भी दे रखी है साथ में, मुझे पता है कि 50 हॉर्स पावर है, और मैं अब कंजम्पशन निकाल सकता हूं। कंजम्पशन निकाल सकता हूं कि मैंने एक्चुअली में कितनी पावर कंज्यूम करी, कि मेरी जब मशीन चली, 1000 घंटे मेरी मशीन चली और 50 हॉर्स पावर की मेरी मशीन है, तो मैं मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कंजम्पशन निकाल सकता हूं। इसका मतलब मैंने 50,000 हॉर्स पावर कंज्यूम किया होगा, यहां मैंने 80,000 हॉर्स पावर कंज्यूम किया होगा, एंड सो ऑन। क्योंकि अब मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यहां पे इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई आप मोस्ट लॉजिकल बेसिस ढूंढो, क्योंकि आप यहां पे कंजम्पशन निकाल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आप इसको कंजम्पशन के बेसिस पे एलोकेट करना। ठीक है, बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो अभी तो हम ये करेंगे, तो हम खाली डिस्कस कर रहे थे, अभी तो हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, बट पहले क्लियर हो गया माइंड में क्लियर हो गया कि सारे खर्चे में कैसे कैसे करने हैं एलोकेट। चलो अब आगे क्या कहता है, अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। क्या वही कह रहा है, देखो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई कह रहा है इसका 45% आप ए में दो, 15% बी में दो, 30% सी में दो और 10% वाई में दो। ठीक है, सिमिलरली जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है उसका खर्चा कह रहे हैं उसका 60% ए में दो, 35% बी में दो, सी में कुछ देने की जरूरत नहीं क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट वाई सी में मान लो कोई सर्विस देता ही नहीं, तो इसलिए यहां पे कोई भी खर्चा मत दो, और डिपार्टमेंट एक्स में अपना 5% खर्चा दो। तो पहले तो आप केस आइडेंटिफाई कर दो, क्या ये रेसिप्रोकल है, क्या ये रेसिप्रोकल वाला केस है, एक बार आप इसको ये आइडेंटिफाई कर दो। तो मैंने बोला दो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई। तो यहां पे भी अगर आप नोट करोगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को भी सर्विस दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई एक्स को भी सर्विस दे रहा है। दैट मींस ये मेरा अगेन रेसिप्रोकल वाला केस बन गया, ये मेरा रेसिप्रोकल वाला केस बन गया, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस दे रहे एक दूसरे को। ठीक है, तो पहले मेरा केस आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो पहले हमें नॉर्मल सर्विस ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बेसिकली वो इसके लिए पूछ रहा है, पहली रिक्वायरमेंट जो हमने ये वाला देखा था इसके लिए पूछ रहा है, और फिर वो आपका नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअपोर्शनमेंट जो आप करते हो वो पूछ रहा है। बस मेथड कौन सा यूज करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया इस मेथड पे। चलो आ जाओ जी, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसने क्या बोली है, हम पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, जो लैंग्वेज क्वेश्चन के वही लिख देंगे तो बेस्ट रहता है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। सबसे बेस्ट तरीका, स्मार्ट तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये मेरी बन गई हेडिंग स्टेटमेंट की। ठीक है, तो एक बार आप इसकी कैसे हम लोग बनाएंगे एक बार चेक कर लेना, जैसा हमने पिछली क्लास में भी बनाई थी। पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है, यहां टोटल आ जाएगा, फिर बेसिस, फिर थोड़ा जगह करनी पड़ेगी हमको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हमारे पास 3-3 और सर्विस डिपार्टमेंट भी है 2-2। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, और फिर मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई। ठीक है, तो इस प्रकार के आप एक टेबल बना लो, पहले हेडिंग वेडिंग डाल के पहले आप इतना कर दो, फिर मेरे साथ साथ करना, मतलब मैं आपके साथ करना चाहता हूं, आगे आगे नहीं जाना चाहता। तो इतना पहले बना के मुझे बता दो, हो गया। इतना बना लो, पहले बना लिया, चलो ठीक है, आओ जी फिर। तो शुरू करते हैं, एक करके क्वेश्चन भी देखते रहना साथ साथ। तो सबसे पहले उसने दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, और इसके बेसिस का तो हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्टली गिवन है, एलोकेटेड भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अब गिवन ना लिख के इसको और अच्छा शब्द बोल सकते हो, एलोकेटेड। ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने आपके लिए एलोकेट कर रखा है। मुझे बताओ मैं किसका लेने वाला हूं, यहां पे ध्यान रखना, यहां हम लोग खाली ओवरहेड की स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के कॉस्ट है, क्या वो ओवरहेड है? नहीं, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के जो खर्चे होते हैं वो ओवरहेड थोड़ी ना होते हैं, राइट। तो मेरे को तो खाली किसके लेने हैं, खाली सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के खर्चे लेने हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, राइट। तो यहां पे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के खर्चे वो कोई ओवरहेड नहीं है, हां सर्विस डिपार्टमेंट के हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट में उसने क्या क्या दे रखा था, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। ठीक है,
ये तो उसने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दे रखा था, तो टोटल भी लिख लेते चाहे तो। ये 3 लाख हो गया टोटल, और ये भी 3 लाख हो गया टोटल। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको करना है क्या, अपोर्शनमेंट, अपोर्शनड ओवरहेड्स। चलो जी, तो एक एक करके लेते हैं। पहला उसने बोल रखा था फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट मुझे थोड़ी और जगह ले लेनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। फैक्ट्री रेंट कितना बोल रखा था उसने, 4 लाख, 4 लाख। और ये हमने किस किस बेसिस में बांटना है, एरिया के बेसिस में। ये हमें एरिया के बेसिस में बांटना है, तो रेशियो क्या बन जाएगी एरिया की, ये बच्चे कर लो, एरिया की क्या रेशियो बन जाएगी, 500:250:500:250:500, तो सब कुछ 250 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सिंपल हो गई 2:1:2:1:2। ठीक है, तो ये मैंने रेशियो बना दी 2:1:2:1:2। तो फटाफट से 4 लाख को बांट दो इस रेशियो में, मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है, कितना कितना आ रहा है। अच्छा 1 लाख, इसका 1 लाख है तो इसका 50 होगा, इसका 1 लाख होगा, इसका 50 होगा, इसका 1 लाख होगा। ठीक, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका पावर। ठीक है, पावर, तो पावर का टोटल खर्चा है 2.5 लाख। और क्या बोला हमने, इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूं। हमने क्या बोला, यहां पे हम क्या बेसिस ले रहे हैं, मशीन आवर इंटू हॉर्स पावर, मशीन आवर इंटू हॉर्स पावर। अभी के लिए इसको थोड़ा सा छोड़ दो, हम इसका नीचे जाके रेशियो निकाल लेंगे। पहले हम बाकी वाले कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें नीचे मल्टीप्लीकेशन करके रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो हम लास्ट में जाके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग बाकी सारे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन और अदर ओवरहेड्स कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन है 1 लाख, इसका बेसिस हमने बोला कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये कितनी आ रही, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट कितनी आ रही है, 2:4:2:1:1 है ना, ये आ रही है 2:4:2:1:1। ठीक, तो 8 2 10। ठीक है, तो बांट दो, तो 10 आ रहा है टोटल, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10,000, तो बस 10,000 से मल्टीप्लाई करते रहो। 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 1 10,000। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो मुझे बता देना प्लीज, आराम से दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट उसने बता रखा है अदर ओवरहेड्स, टोटल है 9 लाख। और इसको हम लोग क्या बेसिस पे बांट रहे हैं, इसको हम लोग मशीन आर बेसिस पे बांट रहे हैं, मशीन आर। ठीक है, क्यों बांट रहे हैं मशीन आर बेसिस में, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेरे पास और कोई सूटेबल बेसिस नहीं है, इसलिए मैं सेफ रह रहा हूं। जब भी कोई ओवरहेड का नेचर हमको पता ना हो, ना समझ आए कि किस बेसिस पे बांटना चाहिए, तो जनरली हम लोग लेबर आर या मशीन आर के बेसिस में बांट लेते हैं। ठीक है, लेबर आर होता है तो लेबर आर के बेसिस में बांट लेते हैं, मशीन आर होता है मशीन आर के बेसिस में बांट लेते हैं, जो भी रेजिडुअल ओवरहेड्स होते हैं जिसका हमें नेचर नहीं पता होता। ठीक है, तो मशीन आर का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:4:1:1, यही आ रहा है। तो 3 7 2 9, तो ये तो सिंपल बट रहा है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, चलो जी, ठीक है। अब एक काम मुझे बस एक्स्ट्रा करना है, क्या, एक काम मुझे एक्स्ट्रा करना है, नीचे जाके मशीन आर इंटू हॉर्स पावर का रेशियो निकालना है, तो ये फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ए का है 1000 इंटू 50, बी का है 2000
इंटू 40, बी का है 4000 इंटू 20, एक्स का है 1000 इंटू 15। तो ये रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, बीच में रेशियो का डाल देता हूं ये, और इसका निकाल रहे 1000 इंटू 25। तो ये आ गया 50,000 इस टू 80,000 इस टू 80,000 इस टू 15,000 इस टू 25,000। ठीक है, वैसे आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे आप इसको और सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड रेशियो बना सकते हो, बट एक बार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके देखना, इतना का टोटल देखना कितना आ रहा है। एक बार ऐसी एक चीज दिखा रहा हूं, एक इतने का टोटल देखो कितना आ रहा है, 1,30,000, 2,10, 2,10 और 40, 2,50,000 आ रहा है। एक बार टोटल करके देखोगे 2,50,000 आ रहा है, टोटल 2,50,000 आ रहा है। और एक बार जरा देखो पावर का खर्चा कितना है, पावर का खर्चा है कितना, 2,50,000। तो बेटर ये होगा कि हम इसको रेशियो में ना बांटे और इसको और सिंप्लीफाई ना करें, या कर भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं। कितना आ जाएगा 50 इज टू 80 इज टू 80 इज टू 15 इज टू 25, और फाइनली 5 से और डिवाइड हो जाएगा, 10 इज टू 16 इज टू 16 इज टू 3 इज टू 5। ठीक है, तो ये ऊपर लिखने के लिए खाली हम लोग लिख देते हैं 10 इज टू 16 इज टू क्या है अबे भाई हट जा, 10 इज टू 16 इज टू 16 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 3 इज टू 5। तो ये मैंने खाली लिखने के लिए बांट दिया, बट स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट वे क्या है कि इतना पार्ट मैंने देखा तो ये 2,50,000 ही आ रहा था टोटल, तो 2,50,000 को ऑलरेडी यहां पे आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बढ़ गया 2,50,000। ठीक है, तो ये जो मैंने गोला का रखा है इसी को बस लिख दो उठा के, 50 80 80 15 25। तो 50 80 80 15 25। ठीक है, ठीक है जी, फटाफट से बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। मैथमेटिक्स से अल्टीमेटली और कुछ भी नहीं कर रहे, मैथ से ये नहीं ना। चलो तो थोड़ी मेहनत करो, मुझे टोटल बता दो सारे, मुझे सारे रुपीस के जो हमने कॉलम बना रखे हैं सबके टोटल बता दो एक बार। कितने 6 कॉलम हो गए टोटल, 6 कॉलम हो गए, तो सबका टोटल बताओ। 3 3 6 6 4 10 10 2.5 12.5 13.5 और 22.5 आ रहा है इसका टोटल क्या, नहीं 22.5 नहीं आ रहा, टोटल बता दो कितना आ रहा है। उधर ओवरहेड्स 9 लाख ही थे, ठीक है, टोटल बता दो फटाफट से कितना कितना आ रहा है। 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2.5 प्लस 4 प्लस 6, 22.5 ही तो आ रहा है, 22.5 आ रहा है शायद, 16.5 आ रहा है मेरा, 22.5 क्यों आ रहा है भाई। चलो 16.5 ही आ रहा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ये 3 लाख रुपए भी ले रखा है ना, तो मेरा 22.5 ही आएगा, तो मैं 22.5 ही लिखूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने डायरेक्ट वाले टोटल कॉलम में नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी ऐसे बता दो कितना आ रहा है। ए का आ रहा है 1 लाख 1.5 लाख 170 270, तो इसका आ रहा है 270 शायद। बी का कितना आ रहा है 60 नहीं 240 320 370 370 आ रहा है। 4 लाख 20 5 लाख 6 लाख, इसका 6 लाख आ रहा है। और एक्स वाई का देख लेते हैं, 1 लाख 10 1 लाख 25 1 लाख 75 और प्लस 3 लाख 4 लाख 75, शायद इसका 4 लाख 75 आ रहा है। और 1 लाख 10 1 लाख 35 235 प्लस 3 535 535 इसका आ रहा है। चलो जी, पहले अब इतना कर लो, इतना कर लो,
यहां तक पहले देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहां तक मेरे साथ साथ आ गए, तो फर्स्ट पार्ट हुआ अभी खत्म, अभी तो खाली फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। अभी हमें सेकंड पार्ट भी करना है। क्या सेकंड पार्ट में उसने क्या मांगा था? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेटमेंट तो हम बाद में बनाएंगे ना, पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हेडिंग डाल देता हूं खाली, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, कौन सा मेथड यूज करना है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप कृपया अपने बाल मत खींचेगा। ये मेथड देख के मन बहुत करेगा कि आप अपने बाल खींच लो, आपको लगेगा कि क्या बेवकूफी चल रही है सर ये, बट जो है सो है, करना है तो है। तो कृपया मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि बिल्कुल एकदम घटिया लगेगा कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं, बट करना है तो करना है, ठीक है। तो हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, ठीक है। अच्छा, एक्स पे बोल रखा है वाई का कितना 10% है ना, सॉरी एक्स में वाई का 5% है, तो एक्स में हमें वाई का 5% एलोकेट करना है और वाई में हमको एक्स का 10% एलोकेट करना है, 10% ऑफ एक्स, ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया मैंने क्या लिखा? एक्स का जो ओवरहेड है उसमें वाई का जो भी ओवरहेड है उसका 5% आएगा और वाई का जो ओवरहेड है उसमें एक्स का जितना भी ओवरहेड है उसका 10% आएगा, ये लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करी एक्स और वाई की, वो कितनी करी? ये रही एक्स और वाई की है ना, 4,75,000 एंड 5,35,000, 4,75,000 एंड 5,35,000, ठीक है जी। एक मिनट, ठीक है। तो ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट से उठा लिया। अब देखो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, समझ लो। कुछ नहीं करना, हमें रैंडमली शुरू कर देना है। याद है जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैं आपको जब ऊपर बता रहा था यहां पे, जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि y का खर्चा x में आ जाएगा, फिर ऐड करके x का खर्चा y में आ जाएगा, फिर y का x में आ जाएगा, फिर x का y में आ जाएगा, ये साइकिल चलती रहेगी। तो हमको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर करना है। सर क्या इधर से उधर, उधर से इधर करना है? क्या कोई गेम चल रहा है क्या? क्या ये कोई खेल चल रहा है? नहीं, मैं बताता हूं क्या करना है आपको। आप किसी भी एक से शुरुआत करो, आप किसी भी एक से शुरुआत करो, ठीक है। आप बोलो कि चलो पहले हम y का जो ओवरहेड है वो x में एलोकेट कर देते हैं। स्टार्ट हम लोग करते हैं y का ओवरहेड x में एलोकेट करते हैं। तो लिखते लिखते समझ आ जाएगा, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ y टू x। तो y का ओवरहेड कितना है? 5,35,000 है। इसका कितना x में जाएगा? 5%। इसका कितना x में जाएगा? 5%। तो निकाल लो एक बार, 5,35 इंटू 5%, 26,750। तो कुछ नहीं किया मैंने, इसका 5% में इधर लेके आ गया, इसका 5% में इधर लेके आ गया, क्योंकि इसका जो भी 5% है वो x का ओवरहेड है, ठीक है। अभी देखना, मजाक लगेगा आपको, मजाक लगेगा। अच्छा, टोटल कितना आ गया? आप यहां पे टोटल कितना हो गया इसका? 475 प्लस 26,750, तो टोटल आ रहा है 5,01,750। अब इसका टोटल हो गया 5,01,750, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है x का जो भी ओवरहेड है, x का जो भी ओवरहेड है उसका 10% किसका है? y का है। तो अब आपको पता है अगर आप x का इतना ओवरहेड हो गया तो इसका जो भी 10% जितना भी आता है वो y का है,
बात समझ में आ रही है? तो इसका 10% आ कितना गया? 5175, 5175। ठीक है, क्लियर है? अभी 50,175 आ गया। अच्छा, मोमेंट मैंने इसका 50,175 ओवरहेड वाई में ले आया, अब वाई का ओवरहेड फिर बढ़ गया। 5,35,000 का तो मैं बांट चुका था एक्स में, 5,35,000 का जो भी एक्स का शेयर था वो तो मैं ऑलरेडी बांट चुका था। लेकिन अब जब मैंने ये कर दिया तो वाई का जो ओवरहेड है 50,175 से और बढ़ गया। बात समझ में आ गई? तो मोमेंट अब मैं कह रहा हूं कि 50,175 से वाई का ओवरहेड बढ़ गया, तो अब मुझे दोबारा इसका 5% किसको करना पड़ेगा? एक्स को करना पड़ेगा, दोबारा से एक्स को करना पड़ेगा। तो कर लो एक बार। अच्छा, लिखना भी पड़ेगा हमको, अपोर्शनमेंट, साथ साथ लिखना भी तो पड़ेगा, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ एक्स टू वाई। तो हमने क्या किया? 5,01,750 का 10% एलोकेट किया था, 10% एलोकेट किया था। ठीक है, तो इसको दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ वाई टू एक्स, वाई टू एक्स, यानी कि अब इसका 5% हम दोबारा से एलोकेट करेंगे किसको? एक्स को। तो 50,175 का 5%, तो कितना आ रहा है? 50,175 का 5%, ये आ रहा है 2509, राउंड ऑफ करके 2509, 2509 आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? अपने आप से देखो जरा, अब क्या हुआ इससे? अब क्या हुआ? मोमेंट मैंने 2509 एक्स में ले आया, अब एक्स का फिर से ओवरहेड बढ़ गया, एक्स का ओवरहेड फिर से 2,509 रुपीज से बढ़ गया, है ना? तो अब एक्स का फिर से जब ओवरहेड बढ़ गया, तो अब मुझे इसका फिर से 10% किसको डालना पड़ेगा? इसका 10% मुझे फिर से किसको एलोकेट करना पड़ेगा? वाई को। तो कितना आ जाएगा? 251, 251 आ जाएगा। हाँ राइट, है ना? समझ आ रहा है? इसलिए मैंने क्या बोला था, बाल मत नोचना। मन कर रहा ही नहीं, अपने बाल नोचने का मन कर रहा है आपको कि क्या ये बेवकूफी हो रही है? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ एक्स टू वाई, लिखते भी तो चलना है साथ साथ, प्रेजेंटेशन भी तो करनी है हमको साथ साथ। 2509 का 10%। ठीक है, अब बताओ, अब इससे क्या हुआ? अब वाई का ओवरहेड फिर से 251 रुपीज से बढ़ गया, वाई का ओवरहेड 251 रुपीज से फिर से बढ़ गया। अब फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे अब इसका जो भी 5% आता है वो एक्स को एलोकेट करना पड़ेगा 251 का। तो अब मैं फिर से क्या करूंगा? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ वाई टू एक्स। तो 251 रुपीज का 5% फिर से मैं एक्स को एलोकेट करूंगा। कितना आएगा भाई? 251 का 5%, 251 का 5%, तो 12.55 आ रहा है। राउंड ऑफ करके 13 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 13 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 13 लिख लो। अब क्या हुआ? फिर से एक्स का ओवरहेड बढ़ गया, एक्स का ओवरहेड फिर से बढ़ गया 13 रुपए से। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? जब एक्स का ओवरहेड बढ़ गया 13 रुपए से, मुझे फिर से एलोकेट करना पड़ेगा ये क्या? इसका 10%, इसका 10%। तो फिर से मैं करूंगा अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ एक्स टू वाई। क्या किया मैंने? 13 रुपए का 10% एलोकेट कर दिया, तो 1.3 आ रहा है। तो मैं राउंड ऑफ करके 1 लिख लूं, राउंड ऑफ करके 1 लिख लूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वाई का फिर से बढ़ गया 1 रुपए से, 1 रुपए से वाई का फिर से बढ़ गया, तो 1 रुपए का जो भी 5% है वो एक्स को देना चाहिए। लेकिन आप देखो 1 रुपए का 5% क्या है? 1 रुपए का 5% कितना आएगा? 5 पैसा आएगा, 0.05 आएगा, मतलब नेग्लिजिबल आएगा। अब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि करने को तो करते रहो, ये खेल खेलते रहो, कभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल पॉइंट पे जाता रहेगा, पैसों में मामला जाता रहेगा,
है ना, बट वो बेवकूफी है, ऑलरेडी हम इतनी बेवकूफी कर चुके हैं, अब और नहीं करेंगे। 1 रुपए का 5% निकालने जाओगे तो 5 पैसा आएगा, फिर 5 पैसे का 10% निकाल लोगे तो कितना आएगा, 5 पैसे से भी कम जितना भी आएगा, 0.00 जितना भी आएगा। तो वो अब हमें करने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अमाउंट जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, तो हम यहीं तक अपनी गाड़ी रोक देंगे। अब हम अपनी गाड़ी यहीं तक रोक देंगे। अब हम लोग टोटल देखेंगे कि बताओ भाई, ये सब कर करा के एक्स और वाई का फाइनल टोटल ओवरहेड बना कितना, एक्स और वाई का फाइनल टोटल ओवरहेड बना कितना, टोटल ओवरहेड्स कितना बना। तो पहले एक्स का जोड़ दो जरा, एक्स का यहां तक हमने जोड़ लिया था 5,01,750, तो 5,01,750 प्लस 2,509 प्लस 13, बस इतना ही आया था। तो ये कितना आ गया, 5,04,272। ठीक है, सिमिलरली वाई का जोड़ दो, 5,35 प्लस 50,175 प्लस 251 और प्लस 1, तो ये कितना रहा, 5,85,427। तो ये आ गया टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड निकल गया। ठीक है, तो यही करना था हमको। अब खाली आपके वेरिफिकेशन के लिए जरा, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन लेट अस यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ब्रैकेट में लिख लो, नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम में कतई करने की जरूरत नहीं। अभी तो हम लोग खाली कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं चीजों को, तो हम जितना हो सके एनालिसिस कर ले, हमको कोई जल्दबाजी तो है नहीं, जितना दिमाग खोल सके खोल लेंगे। तो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करके देखते हैं। तो मैं बोलता हूं ओवरहेड, टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स को एक्स ही ले लो, टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट वाई को वाई ही ले लो। ठीक है, तो आइडली जो आपने कैलकुलेट किया, ये एक्स है, ये वाई है। तो एक बार हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करके देखते हैं कि क्या इससे हमारा ये आंसर आता है कि नहीं आता, इससे हमारा ये आंसर आता है कि नहीं आता। आओ, तो इक्वेशन क्रिएट करो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी। तो x इज इक्वल टू डिपार्टमेंट x का वैसे कितना आया था, 4,75,000 हमने कैलकुलेट किया था, 4,75,000 प्लस y का कितना परसेंट इसको मिल रहा है, 5%, तो 0.05 ऑफ y कह सकता हूं मैं, 0.05 ऑफ y, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली y इज इक्वल टू 5,35,000 प्लस x का कितना 10% मिल रहा है, तो मतलब 0.1 ऑफ x कह सकता हूं मैं, ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। यस, बन गई। तो सॉल्व कर ले एक बार। ठीक है, मैं पूरा इतना अंग्रेजी लिख नहीं रहा, सिंपल जल्दी जल्दी सॉल्व करके देख रहा हूं बस, आपको तो अब पता ही है क्या करना है। तो x निकाल लेते, कितना आ रहा है, तो 4,75,000 प्लस 0.05 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू हम ये वाली डाल देते हैं, ये वाली वैल्यू y की डाल देते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 5,35,000 प्लस 0.1x। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, 4,75,000 प्लस 5,35,000 का 0.05 कितना आ रहा है, 26,750। ठीक है, और यार है 0.005 x। ठीक है, x इज इक्वल टू, तो x उधर चला गया तो कितना 0.995x बच गया शायद, तो 475 प्लस 26,750 कितना आ रहा है, 501,750। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 504,271 आ रही है ना, 504,271 आ रही है। ठीक है, तो एक बार जरा देखो, ऊपर भी इतनी आ रही थी क्या, 504,272 आ रही थी, 1 रुपए का फर्क। तो अब 1 रुपए का फर्क तो एक्सेप्ट कर सकते हैं भाई, इतना हम राउंडिंग ऑफ करते रहते हैं, तो 1-2 रुपए का फर्क तो होता रहता है, बट मोटा मोटा देखो कितनी फटाफट ये पागलपंती करने के की जगह में सिंपल इक्वेशन बना के सेम आंसर निकाल पा रहा हूं। अच्छा, y भी कैलकुलेट कर ले फटाफट से, एक बार y भी निकाल लेते तो वो भी टैली हो जाएगा, 5,35,000 प्लस 0.1 ऑफ 504,271, तो ये कितना आ गया, 5,35,000 प्लस
50427। तो एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो कितना आ रहा है 585,427। तो ये भी एक बार चेक कर लो, y की वैल्यू 585,427 आ रही है। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है 585,427। तो वेरीफाई हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये खाली वेरिफिकेशन के लिए किया हमने, खाली दिमाग खोलने के लिए, एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में अगर हमने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लिया तो कहानी खत्म, इसके आगे हमें इक्वेशन नहीं बनाते बैठनी। क्लियर हो गया? ठीक है, मन कर रहा है बाल नोचने का? कितना मन कर रहा है बाल नोचने का कि क्या पागलपंती कर रहे थे सर हम लोग? इतना सिंपल है, मैंने आपसे कहा था ना। एनीवे खैर जो भी है, तो अब हमारा मेन आंसर, अभी भी आंसर भाई खत्म नहीं हुआ, अभी भी आंसर खत्म नहीं हो गया हमारा, अभी तो हमें मेन काम करना है जो उसने मांगा था। अब हम लिख लेंगे स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये हो गया हमारा मेन हेडिंग, मेन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। चलो जी, तो डिपार्टमेंट ए बी सी है हमारे प्रोडक्शन वाले। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकाला था हमने एबीसी का, तो मैं भूल गया हूं, मुझे ऊपर वापस से चेक करना पड़ेगा। तो ए का कितना निकाला था हमने यहां पे 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000। 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000। तो ये लिख लेते हैं 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000। कोई नहीं सर, सह लेंगे थोड़ा, क्या बात है, ऐसे ही एटीट्यूड रखना चाहिए हमको। वेरी वेरी गुड। चलो चलो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ, अब हमें दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एबीसी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो टोटल हमने कितना कैलकुलेट किया, टोटल हमने कैलकुलेट किया, ऊपर हमने जो कैलकुलेट किया 504,272, 504,272, और इस पे कितना कितना परसेंट बोल रखा है 45, 15 एंड 30। 45%, 15%, 30%। तो 504,272 का 45% आता है 226922, 226922। ठीक है, अच्छा 15% कितना आता है भाई? 15% आता है 75641, और 30% कितना आ रहा है 151,282, 151,282। ठीक है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट वाई टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाई का टोटल कितना आया था 585,427, नहीं हाँ 585,427। तो 585,427 था ना, हाँ 427, और कितना कितना परसेंट बता रखा है सवाल ने 60 और 35, 60 और 35। सी को तो कुछ नहीं देना, ठीक है, सी कोई सर्विस नहीं दे रहा होगा, मतलब सी को ये कोई सर्विस नहीं दे रहा होगा, तो सी को तो हमें कुछ नहीं करना। तो 585,427, दो बार मल्टीप्लीकेशन दबा दिया 0.6, तो ये आ रहा है 351,256, और 0.35, तो ये आ रहा है 204,899.45 आ रहा है। इसको आप 900 लिख सकते हो, कोई बात नहीं, 899 लिखने की जगह आप इसको 900 भी लिख सकते हो, 899 भी लिख सकते हो, दोनों भी ठीक है। ठीक है, सी को तो कुछ नहीं देना, काम खत्म, पैसा हजम, टोटल निकाल लो। फाइनल कितना ओवरहेड बन गया एबीसी का
अल्टीमेटली एबीसी का फाइनल ओवरहेड कितना बन गया, टोटल निकाल लो। टोटल आप करके बता दो भाई, मैं थक गया, अब मेरा मन नहीं कर रहा, टोटल बता दो एबीसी का क्या क्या टोटल आ रहा है, फटाफट से करके बता दो। चलो जी फटाफट से टोटल करके बता दो एबीसी का कितना आ रहा है। $8,48,178 75641 प्लस 204,900, तो ये आ रहा है 650,541 और इसका आ रहा है 751,282 751,282। ठीक है, और नीचे स्टार डाल के लिख लो इग्नोर आईसीआई आंसर। आईसीआई का आंसर देके परेशान मत हो जाना, आईसीआई ने बिल्कुल ही चीजों को राउंड फिगर्स में कर दिया है, बट हमारा आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू आईसीआई। तो आईसीआई का आंसर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आईसीआई का आंसर देख के घबराना मत कि हमने गलत कर दिया, हमसे कोई गलती हो गई, नहीं, हमारा आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू आईसीआई। आईसीआई ने आप नोट करना कुछ नहीं, सिमिलर फिगर है, बस उसको टोटली राउंड ऑफ कर दिया, मतलब टोटल राउंड फिगर्स में चीजों को दिखा दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गया।